हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले हमने सेज लॉ किया, देन क्लासिकल थ्योरी की, और जब 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आता है उसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें चेंज आ जाता है। इसमें चेंज क्या आता है, जो उसकी थ्योरी थी टोटली चेंज होगी। जैसे क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि मार्केट में फुल इक्विलिब्रियम रहता है, इसमें किसी की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में फेल हो जाती हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है यूएसए में 25% इंक्रीज हो जाता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट है वो तबाह हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा नेशनल इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जो इसमें चेंजेस लाए थे, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, फ्री मार्केट नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है जी नहीं हो सकता, तो शॉर्ट रन में हमको इक्विलिब्रियम की ज़रूरत है। ये सब नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसने दिए थे, लॉर्ड केन्स ने दिए थे। तो आज हम क्या करते हैं, लॉर्ड केन्स की केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम उनका बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, अफेक्टिव डिमांड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉन मेनॉर्ड केन्स हैं वो कौन थे। जे 1883 में इनका जन्म होता है और इनकी डेथ 1946 में होती है। जे इंग्लिश ब्रिटिशर इकोनॉमिक्स थे, इनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, उसमें अपनी डिग्री लेते हैं। लेकिन जे इकोनॉमिक्स में ट्रेड साइकिल की थ्योरीज हैं वो देते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स में इनके फादर भी इकोनॉमिक्स थे, तो इसीलिए इनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में था। तो इन्होंने एक नए आइडिया दिए थे, तो जिनके आइडिया क्या थे, फंडामेंटली चेंज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनके आइडियाज़ ने सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स को चेंज कर रख दिया। इसीलिए तो लॉर्ड केन्स को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कह रहे हैं। एंड इनकी पॉलिसीज ने क्या कर दिया कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं नॉन इंटरफेरेंस की, इसको भी चेंज कर दिया। इन्होंने कहा इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इनमें भी चेंज आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, प्रैक्टिस है, इन सब में चेंज आना चाहिए। तो जो चेंज है इन्होंने अपने आइडियाज़ किस में दिए थे, अपनी बुक में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड फेमस बुक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो जो ये बुक है जिसको हम जनरल थ्योरी भी कहते हैं, जिसको पब्लिश कब किया जाता है, पोस्ट ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में 1936 में, 29 से लेकर 33 तक का टाइम पीरियड है, इसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। और उसके बाद जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंज कर देते हैं, इनके आइडियाज़ हैं जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में पब्लिश होते हैं। तो जो इनके आइडियाज़ हैं इनके लिए इनको केन्जियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, केन्जियन के आइडियाज़ हैं, तो इसको केन्जियन इकोनॉमिक्स नया स्कूल ऑफ थॉट है, इसका भी जन्म होता है, केन्जियन इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। इसीलिए केन्जियन थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी बन जाती है। तो जो केन्जियन थ्योरी थी ये किसके ऊपर बेस्ड थी, क्रिटिक ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले 1930 से पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये ही प्रिवेल करती थी, जो कहती थी गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, मार्केट में सब कुछ इक्विलिब्रियम में रहता है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है। लेकिन ये सब कुछ 1930s में फेल हो जाता है। तो इसको क्रिटिक कौन करता है, इसका क्रिटिसिज्म केन्स करते हैं। वो सिर्फ इनको क्रिटिसाइज ही नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, अपने व्यू को भी एक्सप्रेस करते हैं, उनको भी आइडियाज़ को भी ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं। तो ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, केन्स चैलेंज द आइडियाज ऑफ न्यू क्लासिकल के बाद जो नई थॉट आती है उसको न्यू क्लासिकल कहते हैं। जो उनके मेन आइडियाज थे, फ्री मार्केट, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। जी कहते हैं कि क्लासिकल थ्योरी कह रही है फुल एम्प्लॉयमेंट, मार्केट की
नॉर्मल फीचर है, लॉन्ग रन में हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन पहली बार उस टाइम पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं हुई, वेजेस डाउन हो चुकी थी, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज करी थी, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हुआ था। तो उस तरह उस टाइम में केन्स ने क्या किया, क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, इनके आइडियाज़ को चैलेंज किया और साथ में ही उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया कि मार्केट फोर्सेस कैन नॉट अटेन इक्विलिब्रियम देमसेल्फ। मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं? डिमांड एंड सप्लाई। कहते हैं जो डिमांड एंड सप्लाई है इक्विलिब्रियम अपने आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगी, जैसे क्लासिकल थ्योरी कहती थी। इसके लिए किसकी जरूरत है? एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है। एंड एक्सटर्नल सपोर्ट क्या है? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। इसीलिए मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही हर एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है उसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज हुई है। ऑल्दो चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, हर एक इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है आज के टाइम में प्रिवेल करती है। तो इस तरह जी इनको क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी थ्योरी देते हैं। जो केन्स की थ्योरी थी उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या था? वो है अफेक्टिव डिमांड। केन्सियन कहते हैं कि जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन इंक्रीज होता क्यों है, डिप्रेशन आता क्यों है? इसका एक ही कोज है, जब एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए आपकी डिमांड सप्लाई से मीट नहीं कर पाती तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। अगर ओवर प्रोडक्शन होगी तो इस तरह आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, डिप्रेशन आया है। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है? अफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करने की, जो ये नया कॉन्सेप्ट है जिसको केन्स ने ही इस्टेब्लिश किया है। तो केन्स के अकॉर्डिंग जो अफेक्टिव डिमांड है वो क्या है? वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, इन एन एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिनको हम डेवलप्ड इकोनॉमी कह रहे हैं, उस टाइम यूएसए डेवलप्ड इकोनॉमी था, उन इकोनॉमी में भी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ अफेक्टिव डिमांड। जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो अफेक्टिव डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वेजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो वेजेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अफेक्टिव डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। कहते जो अफेक्टिव डिमांड है इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं? अफेक्टिव डिमांड क्या होती है? वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, वहीं पर अफेक्टिव डिमांड है वो क्रिएट होती है। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिटर्मिन होती है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो वहाँ पर होती है अफेक्टिव डिमांड। तो पहले हम करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, फिर एग्रीगेट सप्लाई, फिर इसको टेबल एंड डायग्राम के थ्रू अफेक्टिव डिमांड है इसके डिटर्मिनेशन करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस, मीनिंग एग्रीगेट डिमांड की बात कर रही हैं, एग्रीगेट डिमांड में हम एग्रीगेट डिमांड प्राइस कह रहे हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होता है वो भी बताएंगे। पहले हम करते हैं एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या होती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर actually expected by the entrepreneur when a given number of workers are employed to produce goods and services। मीनिंग इसमें हम क्या कह रही हैं? एक ऐसी प्राइस, एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है? डिफरेंट प्राइसेस होती हैं डिफरेंट इनकम लेवल पर, तो वो सिर्फ एक प्राइस की बात करते हैं। कहते वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो वे एंटरप्रेन्योर है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय है, अगर हम इनको काम देंगे उसके बाद मार्केट में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी और उसके बदले लोग डिमांड करेंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया? जब हम किसी वर्कर को वेजेस देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जब इसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के बाद इसको क्या मिलेंगी? वेजेस मिलेंगी। जी वेजेस क्या करेगा? अपने नीड्स हैं इनको फुलफिल करेगा, तो ये क्या करेगा? डिमांड करेगा। तो ये एक पर्सन की बात कर रही हैं,
तो अगर हम पूरी मार्केट की बात करें, मैक्रो में ए फॉर एग्रीगेट की बात होती है। तो जब पूरी इकोनॉमी में जब सब वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो मार्केट में कितना एक्सपेक्ट किया जाता है कि वर्कर्स कितने खर्चा करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। वर्कर के लिए एक्सपेंडिचर है, एंटरप्रेन्योर के लिए क्या है, वो एक्सपेंडिचर उसकी इनकम है। तो जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर हमारी डिमांड है, तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड प्राइस। तो जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो क्या होती है, जो एग्रीगेट डिमांड है इट वेरीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मीनिंग अगर इकोनॉमी में 10 लाख पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट मिला है तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस डिफरेंट होगी। अगर 20 लाख पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट मिला है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस डिफरेंट होगी। अगर हम इन सबको डिफरेंट 10, 20, 30 इन सब की एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड है, इनको शेड्यूल को देखें तो ये क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। तो जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है, हम इसको टेबल एंड डायग्राम के थ्रू भी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो एग्रीगेट डिमांड है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इनके 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है कंजम्पशन डिमांड, देन इन्वेस्टमेंट डिमांड, थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। कंजम्पशन, हम कंज्यूमर हैं, हम जो कुछ भी डिमांड करेंगे वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। और जो बिजनेस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है वो इन्वेस्टमेंट भी क्या है, डिमांड होती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है वो डिमांड का पार्ट है। नेट एक्सपोर्ट, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जे क्या बन गए, 4 कंपोनेंट्स बन गए एग्रीगेट डिमांड के। तो एग्रीगेट डिमांड के बाद आता है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होगी, जैसे डिमांड प्राइस होगी लाइक दिस सप्लाई प्राइस होगी। तो ये क्या रेफर करती है, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी which all the entrepreneurs have to spend in order to produce the output at a given level of employment। मीनिंग एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर जो एंटरप्रेन्योर हैं वो कितने प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी कह रहे हैं जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस तरह एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी, डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर कितनी एग्रीगेट सप्लाई बन जाती है। तो जो एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। जितने एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा सप्लाई इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी सप्लाई कम हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ही कह देते हैं। तो जो इफेक्टिव डिमांड है वो क्या होती है, तो लॉर्ड केन्स कहते हैं इनकी वर्डिंग में, द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू क्या होगी, एट द पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन वेयर इट इज intersected by the aggregate supply function will be called effective demand। मीनिंग वो एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वहीं पर इफेक्टिव डिमांड है वो डिटर्मिन हो जाएगी। तो इफेक्टिव डिमांड कैसे डिटर्मिन होगी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से, जिसको हम अब करते हैं टेबल एंड डायग्राम के थ्रू इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है। इफेक्टिव डिमांड के मीनिंग के बाद हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। जो इफेक्टिव डिमांड है इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इफेक्टिव डिमांड वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, वहीं पर इफेक्टिव डिमांड है वो डिटर्मिन होगी। तो इसको हम टेबल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इधर हम ले रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ लैक्स, एग्रीगेट डिमांड इन टर्म्स ऑफ रुपीस इन करोड्स, एग्रीगेट सप्लाई आल्सो इन टर्म्स ऑफ करोड़ रुपीस। तो पहले अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जीरो है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, जे भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि कोई प्रोड्यूस करने वाला नहीं है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो सप्लाई भी जीरो होगी। अगर सप्लाई नहीं भी है तो हमको बेसिक नीड्स तो फुलफिल करनी है, इसीलिए इसमें
कम से कम एटलीस्ट 100 करोड़ की डिमांड तो पूरी इकोनॉमी में होगी ही होगी। हम मैक्रो कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो मान लो एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 100 करोड़ की। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिमांड है, एम्प्लॉयमेंट दिया गया, तो मान लो अब 10 लाख पीपल्स हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इन 10 लाख पर्सन्स हैं, इनकी भी क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, इनको वेजेस मिलेंगी। जब इनको वेजेस मिलती है, वेजेस मिलने से इनकी इनकम इंक्रीज होगी। अगर इनकम इंक्रीज होगी, ऑब्वियस है जे डिमांड भी इंक्रीज कर देंगे। तो ये कितनी हो जाती है, 360। तो एग्रीगेट डिमांड 100 से 360 ऐसा क्यों होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हमने कंजम्पशन फंक्शन में किया था कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, इनकम के इंक्रीज होने से उसकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये 360 हो गया। एंड अगर एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट देने से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कितनी होगी, इकोनॉमी में 120 करोड़ की। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, आउटपुट इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई, तो इस टाइम एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। इसीलिए तो टेंडेंसी क्या होगी, मोर एम्प्लॉयमेंट। अब मान लो इकोनॉमी में 20 लाख पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, एंड इससे और लोगों की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि अब ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिल गया, वेजेस मिल गई, तो इकोनॉमी में डिमांड कितनी होगी, 420 करोड़ की। एंड जब एम्प्लॉयमेंट मिला है तो आउटपुट तो इंक्रीज होगा ही होगा, तो आउटपुट इंक्रीज होकर 240 करोड़ का हो गया, तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी। स्टिल जो एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई से क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होकर कितना हो गया, 30 लाख का हो गया। एंड जो एग्रीगेट डिमांड है इंक्रीज होकर 480 करोड़ की हो जाती है, एंड सो ऑन सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होकर 360 करोड़ की होगी। हियर एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई, सो टेंडेंसी इज मोर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो अब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होकर 40 लाख की होगी, देन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस टू 540 करोड़, एंड एग्रीगेट सप्लाई आल्सो इंक्रीज टू 480 करोड़, एंड aggregate demand is still greater than the aggregate supply, and its tendency is increase in employment, and अब employment increase to 50 lakh, और इसके साथ ही जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, वो हो जाती है 600 करोड़, एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, 600 करोड़। अब 50 लाख पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पर डिमांड सप्लाई के इक्वल है, इसी को ही केन्स ने क्या कहा है, अफेक्टिव डिमांड कहा है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है, तो ये बन गई अफेक्टिव डिमांड। लेकिन मान लो इकोनॉमी में 60 लाख पीपल हैं, 60 लाख पीपल को अगर हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो डिमांड होती है 640 करोड़ की, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हमारी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। उसके बाद जिस प्रपोर्शन से हमारी इनकम इंक्रीज होती है, सेम प्रपोर्शन से हमारी डिमांड नहीं इंक्रीज हो पाती, इसीलिए अब डिमांड क्या है, कम रेट पर इंक्रीज करती है। तो अब जो होगी 640 करोड़ की, एंड एग्रीगेट सप्लाई होगी 720 करोड़ का। हेयर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट डिमांड। लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल सिचुएशन है। केन्स क्या कहते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने से ही पहले इक्विलिब्रियम हो जाता है। जब एम्प्लॉयमेंट 50 लाख थी, मीन्स 10 लाख पीपल स्टिल अनएम्प्लॉयड है, उससे पहले ही एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाती है, तो ये क्या बन जाती है, अफेक्टिव डिमांड बन जाती है। तो जो अगर हम इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमको ज़रूरत किसकी होती है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने की, अफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करने की। तो इसके टेबल के बाद अब हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस पर लेते हैं एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स।
तो अफेक्टेड डिमांड कैसे आएगी? तो इसके लिए पहले हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाते हैं। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने से जो हमारी प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी। अगर आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जीरो है तो क्या है, आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो है। इसीलिए ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जे जो रीज़न है इससे स्टार्ट हो रही है। एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने से एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं हो पाती, तो उसके बाद ये क्या हो जाती है, वर्टिकल बन जाती है। इस तरह ये एग्रीगेट सप्लाई कब बन जाती है, जब तक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तब तक ये इंक्रीज करती जाती है। जब जितनी भी एम्प्लॉयमेंट थी, फुल एम्प्लॉयमेंट को जॉब मिल जाती है, उसके बाद और पर्सन नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी, वर्टिकल बन जाएगी। अब हम एग्रीगेट डिमांड बनाएंगे। जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट की इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है। जी क्या होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी। जी इंडिविजुअल डिमांड नहीं है, जो क्या होगी, सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। प्राइस के साथ रिलेशन है, इसका एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेशन है, तो जे वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है। तो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कैसे बनती है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइक दिस। तो ये बन गई एग्रीगेट डिमांड। तो अफेक्टिव डिमांड क्या होगी, वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये क्या होगी, अफेक्टिव डिमांड डिटर्मिन होगी। इसमें क्या होते हैं, जब अफेक्टिव डिमांड डिटर्मिन होती है, जो एम्प्लॉयमेंट है ओ वाई एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर था, ओ वाई 1 पर था। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट मिलने से पहले ही मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो अफेक्टिव डिमांड क्या होती है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरत है एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। इसके लिए उन्होंने कहा है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। अगर वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो एग्रीगेट डिमांड है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह केन्स ने अफेक्टिव डिमांड के थ्रू अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। तो आज हमने इस सेशन में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, नेक्स्ट सेशन में हम उसकी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।